बगीचे में बछड़े को अच्छे से खेलते हुए देखकर शारदा बहुत उत्साहित होती है। तभी खेत में काम करने वाला गोविंद परेशान होकर भागते भागते उसके पास आता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे देखकर, क्या हुआ गोविंद? मालकिन, रमेश बाबू हमारी छोटी मैडम अनामिका से मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये सुनकर शारदा आश्चर्य होकर देखने लगती है। मालकिन, अगर आप नहीं गई तो वो अनामिका को घर पे ले आएंगे, जो आपके भाई की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। उसकी बातें सुनकर शारदा पहले खुद को संभालती है, फिर वो बगीचे से सीधा टीवी के पास जाती है। वही टेबल पे फोन रखा हुआ था। जल्दी से उस फोन को उठाकर अपने पति प्रसाद को फोन लगाती है। उधर से प्रसाद, हेलो, कौन? अजी, मैं शारदा बोल रही हूँ। बताओ शारदा, क्या हुआ? अभी फोन किया? मैं आपको बताऊंगी आखिर में क्या हुआ है। पहले आप भागकर मंदिर जाइए, मैं भी पीछे पीछे आती हूँ। अंधेरे में अभी अगर मंदिर जाऊंगा तो गायों को लेकर घर कौन आएगा? वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो सीधा घर आ जाएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। पहले आप वहाँ से मंदिर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। घबराते हुए कहकर शारदा फोन रख देती है। फिर शारदा घर से सीधा मंदिर की तरफ रवाना होती है। उधर प्रसाद भी खेत में सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भागते हुए सीधा मंदिर पहुँचते हैं। उधर मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने रमेश और अनामिका माला बदलते हैं और खड़े होकर वहीं आसपास देख रहे होते हैं। आपके माँ पिताजी को बिना बताए इस तरह से हमें शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस तरह से छुप छुपा के शादी नहीं करना चाहता हूँ अनामिका। मेरे पिताजी हमारे प्यार के बारे में समझ सकते हैं, पर मेरी माँ नहीं समझेगी। जब आपकी माँ समझ जाएंगी तभी हम शादी करेंगे ना। अभी वो सोचती है कि तुम उनके दूर के रिश्तेदार वाले भाई के मौत के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें नौकरानी बना के रखी है। अगर हमारे प्यार के बारे में उन्हें पता चला तो क्या वो खुशी खुशी हमें शादी करने देगी? तुम्हें लगता है ये? मुझे लगता है वो एक न एक दिन हमारी शादी जरूर करवाएंगी। इसीलिए हम यहाँ पे छुप छुप के अभी शादी कर रहे हैं। आपकी माँ मुझ पे बहुत नाराज होंगी अगर हम इस तरह से यहाँ पे मंदिर में शादी किए। तो क्या वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? जरूर वो तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेगी। तुम तो जानती हो वो मुझे कितना प्यार करती है। वो तो पता है। अगर वो अभी हमसे नाराज हो भी गई, अपने से दूर कर भी दी, फिर जब नाती पोती होगी तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, उनका मन बहल जाएगा। वो खुद आएंगी, हमें अपना के अपने साथ ले जाएगी। तुम देख लेना अनामिका। भले ही रमेश इस तरह कह रहा था, पर पुजारी परमेश्वर मंत्र पढ़े जा रहे थे। मंगलसूत्र लाकर रमेश के हाथों में पहनाने के लिए देते हैं। तभी शारदा और प्रसाद भागते हुए मंदिर की सीढ़ियों के पास आते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। क्या हुआ शारदा? तुम इस तरह से फोन करके मुझे खेत से बुलाई और भागते हुए मंदिर को आने को कही। आखिर में माजरा क्या है? हमारा बेटा रमेश हमें बिना बताए मंदिर में जाके अनामिका से शादी कर रहा है। ऐसा किसने बताया तुम्हें? गोविंद, जो हमारे खेत में मजदूरी का काम करता है, उसी ने आके बताया। अगर ये सच है तो तुम और गोविंद बच जाओगी, और अगर ये झूठ निकला फिर तुम और गोविंद की मौत मेरे हाथ में लिखी है। इस तरह कहते हुए वो रमेश के पास आते हैं। हाथ में रमेश का मंगलसूत्र देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। अपने माता पिता को वहाँ देखकर रमेश बहुत खुश होता है, पर शारदा बहुत गुस्से से अनामिका के पास आती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका रोने लगती है। पापी औरत, पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, बड़ी हुई तो अपने बाप को खा गई, और अब क्या चाहती हो? तुम मेरे बेटे को भी छीन लेना। इस तरह की बातें सुनकर अनामिका, प्लीज इस तरह की बातें मत कहिए। मैंने कितनी बार कही थी, मेरी बात एक नहीं सुनी। रमेश ने खुद मुझे यहाँ शादी के लिए मंदिर ले आए। बेटा रमेश, ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। माँ, एक बात सुन लो, अनामिका के बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर ये तुम्हारा फैसला है, फिर ये लड़की मेरे घर में कतई नहीं रह सकती है। शारदा, गुस्सा काबू में करो। गुस्सा नहीं है जी, अफसोस है, तकलीफ है।
ये मेरे भैया भाभी की जान ली है। अब मेरा खुद का बेटा कह रहा है कि इसे वो घर का बहू बना के ले आएगा। अनामिका, हमारी बहू बनने से पहले याद रखना, वो हमारी रिश्तेदार भी है। मैंने उसे कभी भी अपना रिश्तेदार नहीं सोचा। घर की नौकरानी बना के रखी हूँ और इसीलिए खाने देती हूँ। बहुत हो गया माँ, मेरी पत्नी को तुम नौकरानी कहोगे तो मैं मानूंगा नहीं। उसे शादी करने के बाद घर मत आना। अगर शादी करनी है तो शादी करके उसे कहीं हमसे दूर ले जाके उसके साथ रहना। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। अब कुछ कहने को था नहीं, इसीलिए प्रसाद भी शारदा के पीछे पीछे चले जाते हैं। अनामिका ये सब कुछ देखकर रोने लगती है। पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रमेश खुशी खुशी अनामिका के गले में मंगलसूत्र डालता है। शादी के बाद दोनों देवी माँ का आशीर्वाद लेके शारदा के घर वापस आते हैं। घर के बाहर उनके सूटकेस, कपड़े, 2-3 बर्तन सब फेंके हुए थे। गोविंद वहीं पे एक गाय और बछड़ा लेकर खड़ा था। शारदा गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तुम सुन तो लो। तुम्हारी माँ मर चुकी है बेटा। ये गाय और ये बछड़ा इस लड़की के माँ बाप मरने से पहले हमें संपत्ति के तौर पे दे गए थे। इसीलिए इन्हें लेकर तुम हमसे कहीं दूर चले जाओ। कहीं दूर जाके तुम इस लड़की के साथ रहो। जाओ जाओ। इस तरह कहने पे रमेश और अनामिका उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने सामान लेके एक पुराने घर में जाके रहने लगते हैं। वो घर टूटने के हालत में आ चुका था। रमेश खेत के काम पे जाता था, अनामिका गायों को चराया करती थी, फिर दूध निकाल के शहर के मिठाई के दुकान में जाके उसे बेचा करती थी। लौटते वक्त वो गायों के लिए हरी हरी घास काट के अपने सर के ऊपर रख के घर ले आया करती थी। इस तरह दिन निकल रहे थे। दोनों अच्छा कमा लेते थे। अब एक दिन अनामिका गर्भवती होती है। रमेश खुश होकर मिठाइयाँ लेकर शारदा के पास आता है। माँ, पिताजी, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं, पर बाहर से वो गुस्सा दिखाते हैं। रमेश मिठाई का डब्बा रख के वहां से चला जाता है। शारदा प्रसाद वो मिठाई खुशी खुशी खाते हैं। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती। डिलीवरी का डेट भी आ गया। फिर एक दिन अनामिका अस्पताल जाती है। अनामिका के कोख से एक पुत्री संतान का जन्म होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, शारदा प्रसाद को अपने पोती के लिए बहुत प्यार पनपने लगता है। हर दिन वो पेड़ के पीछे खड़े होकर चोरी छुपे अपनी 6 साल की पोती भव्या को देखा करते थे, और जब अनामिका वहां आती थी तो वो वहां से चले जाते थे। एक दिन भव्या खेल रही थी। अचानक से खेलते खेलते वो बेहोश होके गिर जाती है। ये देखकर अनामिका जल्दी से उसे शहर के एक बड़े से अस्पताल में ले जाती है। बच्ची का हार्ट बहुत कमजोर है, उसे ऑपरेशन की जरूरत है। इसके लिए करीबन 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम करेंगे अच्छा होगा। तब तक दवाइयाँ खिलाइए। उनके इस तरह से कहने पे अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। भव्या को लेकर वो घर लौट आती है। अंधेरा होने के बाद वो रमेश को पूरी बात खुल के बताती है। तब से रमेश और अनामिका अपने सारे जान पहचान लोगों से कुछ न कुछ पैसों के लिए मदद मांगते हैं, पर कोई उधार नहीं देता। फिर एक दिन सुदर्शन, जो दूध खरीदा करता था, वो एक तरकीब बताता है। देखो माँ, मैं तुम्हें तो इतने पैसे नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ जिससे तुम पैसे कमा सकती हो। बताइए बाबू, वो तरकीब क्या है? जल्दी बताइए, मैं वैसा ही करूंगी। मेरे दुकान में रसमलाई बहुत फेमस है। सभी आसपास के लोग आकर मेरे यहाँ से रसमलाई लेकर जाते हैं। तुम अपने घर में रसमलाई बना के उसे थोड़े महंगे भाव में गांव में घूम घूम के बेचो। सभी लोग खरीदेंगे और इससे तुम जल्दी पैसे कमा लोगी। सुदर्शन की ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। वो सुदर्शन से रसमलाई कैसे बनाते हैं वो जल्दी से सीख लेती है। अगले दिन से ही वो गाय का दूध निकाल के रसमलाई बनाती है और उसे एक ठेले में रखकर घूम घूम के पूरे गांव में बेचना शुरू करती है। रसमलाई ले लो, रसमलाई, ताजे ताजे दूध से बना हुआ रसमलाई, आइए बाबू आइए। इस तरह वो रसमलाई बेचने लगती है। वहाँ से जो वो पैसे कमाती है उसे वो एक बक्से में जमा करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन भव्या को लेकर उन्हें अस्पताल जाना था। पैसे तभी भी पर्याप्त नहीं थे।
रमेश और अनामिका भव्या को देखकर परेशान हो गए। अपनी पोती की ऐसी परिस्थिति देखकर शारदा और प्रसाद भव्या के पास आते हैं। शारदा आके अनामिका को समझाती है और प्रसाद अपने बेटे रमेश को। शारदा और अनामिका दोनों ने मिलके फैसला लिया, वो दोनों मिलके भावना के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगी। तब से वो दोनों मिलके रसमलाई बनाने लगी और गांव में घूम घूम के बेच के पैसे इकट्ठा करने लगी। 1 महीने के अंदर ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा हो गए। वो भावना को लेकर हॉस्पिटल गए। माँ, पैसों का इंतजाम हो गया? किया है सर, आप ऑपरेशन कीजिए बस। इस तरह कहकर डॉक्टर शारदा के पास आकर बातचीत करते हैं और फिर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। सभी लोग बहुत घबराए रहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जाके आप लोग भव्या से मिल लीजिए। इस तरह कहने पे सभी लोग भव्या को देखने जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ठीक होकर भव्या शारदा प्रसाद के साथ खेलने भी लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। वो सारे अनावश्यक चीजों को एक कमरे में बंद कर दिए। शारदा के हाथ जले हुए थे। प्रसाद के गालों पे उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर शारदा प्रसाद दोनों रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप और आपकी छोटी बहू ने मुझे बार बार मना किया था, पर मैंने ही कुछ नहीं सुना। शहर से बड़े बेटे के लिए अमीर बहू रानी लेकर आई। ये बड़े बेटे के लिए तुम्हारा प्यार और बड़ी बहू के बातों पर आकर तुमने ऐसा कदम उठाया था। तुमने कुछ भी जानबूझ के तो नहीं किया। अब जो हुआ है यही सोचना होगा कि अच्छे के लिए ही हुआ है। यही जीवन है। बड़ी बहू ने आप पर ऐसा हाथ उठाया, देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ शारदा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस इसलिए दुखी हूँ कि इतनी बेइज्जती सहा नहीं जाता। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाना चाहते हैं मुझसे दूर? बताइए ना जी। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसा फैसला मत लीजिएगा। आपके बिना मैं नहीं जी सकती। शारदा इस तरह विनती करने लगती है। प्रसाद की आंखें नम हो जाती हैं। वही रमनपुर गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर के सामने रमेश एक नया कपड़ा पहनकर और अनामिका एक नई साड़ी बालों में फूल लगाकर बैठी हुई थी, पर दोनों ही बड़े दुखी थे। तभी वहां पंडित जी परमेश्वर हाथ में नारियल और केला लेकर उन दोनों के पास आते हैं। रमेश, अनामिका, तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तुम दोनों बहुत अच्छे से खुशी खुशी जीवन बिताओ। इस साल हम दोनों की ही खुशी शहर चली गई है पंडित जी। समझ रहा हूँ बेटा, अपने सास ससुर के बारे में कहकर परेशान हो रही हो ना। वहाँ पे ज्यादा दिन वो लोग खुश नहीं रहेंगे, देखना। वो बहुत जल्दी फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही मानो रमेश और अनामिका का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तुम लोगों ने उनके नाम पे पूजा दी है ना, देखना उनका भला ही होगा। ईश्वर रक्षा करेंगे। तुम लोग खुश रहो। ये लो प्रसाद ले लो। नारियल और केला उनके हाथ में प्रसाद देकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। 10 साल हो गए शादी के। 2 बच्चे भी हैं हमारे, हरीश और भव्या। हर साल हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, पर इस साल हम उनसे आशीर्वाद भी नहीं ले पाएंगे। अभी अभी तो पंडित जी कह कर गया अनामिका, हमारी खुशी बहुत जल्द फिर से लौट आएगी। तुम परेशान मत हो। पता नहीं वो शहर में कैसे हैं। हमारी दीदी तो बहुत अमीर घराने की है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहाँ पे स्वादिष्ट महंगा खाना होगा और हमारे माँ पिताजी वो खा रहे होंगे। इस तरह वो बातचीत कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता शहर में बेचारे शारदा और प्रसाद की क्या परिस्थिति है। उधर शारदा को रोते हुए देख प्रसाद कहने लगते हैं, बुद्धू शारदा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? बताओ मुझे। मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस तरह वो समझाते हैं। यही मेरे लिए काफी है। बहू मारपीट करती है, ऐसा तो फिल्मों में देखा था शारदा। लगता था असल जिंदगी में ऐसी बहू होती है क्या? पता नहीं था भगवान ऐसी बड़ी बहू बना के हमारे घर ही भेज देंगे। पर शारदा, और इस तरह अपमानित होकर मैं यहाँ नहीं रह सकता। चलो हम गांव चलते हैं। चलिए जी, अब तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। कितना बड़ा मुंह करके मैंने पूरे गांव को बताया था कि मैं शहर जा रही हूँ अपनी बड़ी बहू के पास रहने के लिए,
वहाँ जो मर्जी खाऊंगी, जो मर्जी पकवाऊंगी, और इस तरह से कितना बढ़ा चढ़ा के कहा था। अब पता चल गया, बड़ी बड़ी बातें कभी कभी कितना भयानक हो सकता है शारदा। अब दिखावट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला हमारा बेटा कितना बड़ा मूर्ख पति है और बहू कितनी खतरनाक और क्रूर है। इस तरह दोनों के बीच चर्चा होती है। उधर रमेश अनामिका और बच्चों को साथ लेकर घर लौटने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बंद पड़ा हुआ मिट्टी का घर दिखता है। अनामिका उस घर के सामने रुक के देखने लगती है। तभी अनामिका को याद आती है कि इस जगह पर वो और उसकी सासू माँ बैठकर कितना हंसी मजाक करती थी, बातचीत किया करती थी, गप्पे लड़ाती थी। मैं और माँ जी बेंच पे बैठकर कितनी बातें किया करते थे, कितनी हंसी मजाक होती थी हमारे बीच। अनामिका, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखता हूँ कि तुम मेरी माँ, मेरे पिताजी को कितना याद करते रहती हो। 1 महीना हो गए वो भैया के घर चले गए। हमें एक बार के लिए, बच्चों को एक बार के लिए भी फोन नहीं किया, और हम करते हैं तो वो फोन पे बात नहीं करना चाहते। वहाँ पे वो कैसे हैं हमें वो भी तो नहीं पता। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हम घर चलते हैं, घर जाके हम खीर खाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी खीर खाना है। बच्चे जब इस तरह कहने लगे तो अनामिका और रमेश घर लौट कर आ गए। अनामिका बच्चों को खीर देती है खाने के लिए। बच्चे खुशी खुशी खीर खाते हैं। उस दिन बीच रात में पूरे शरीर में दर्द लेकर शारदा और प्रसाद बड़े कष्ट के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जो ट्रेन वहां पे आके रुकी थी उस पे वो चढ़ जाते हैं। अगले दिन अनामिका जब बंद दरवाजे के सामने रंगोली दे रही थी, शारदा और प्रसाद वहां पर आके हाजिर होते हैं। अनामिका उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, गले लगा लेती है। शारदा रोने लगती है। अजी देखिए, माँ जी और पिताजी शहर से आए हैं। सुनते ही रमेश भागते हुए देखने के लिए आता है। माँ पिताजी को वहाँ देखकर वो बहुत खुश होता है, पर थोड़ी ही देर में उसे अपने पिताजी के गालों पर उंगलियों के निशान दिखते हैं। अरे पिताजी, आपके गालों पे ऐसे उंगलियों के निशान क्यों? क्या हुआ पिताजी? वो इस तरह पूछता है। तभी अनामिका सासू माँ के पास जाती है। वो देखती है सासू माँ शारदा का हाथ बिल्कुल लाल हो गया है, उसे जलाया गया है। शारदा रोने लगती है। माँ जी, क्या हुआ है? आपके हाथ ऐसे जले हुए क्यों है? अनामिका, माँ पिताजी अभी भी आए हैं, उन्हें थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेने दो। जाके चावल सब्जी बना दो। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। नहीं छोटी बहू, लो ये चाबी लो, हम इसी घर में रहेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे उस ताले को खोल देती है। फिर शारदा और प्रसाद उस घर में चले जाते हैं। अनामिका अपने घर पे जाके लकड़ी का चूल्हा जला के खाना पकाने लगती है। हरीश और भावना दोनों स्कूल के लिए तैयार होके शारदा और प्रसाद के पास जाते हैं। अपने नाती पोती को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या हुआ दादी, अब सो क्यों रही हैं? कहते हुए हरीश अपना हाथ शारदा के सर पे रखता है, मानो कि सर आग जैसा तप रहा था। वो भागते हुए अनामिका के पास जाता है। माँ, दादी को बहुत तेज बुखार आया है, आप जाके देखो। मैं और बहन स्कूल के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। फिर हरीश वहाँ से शारदा के पास लौट जाता है और भव्या को लेकर स्कूल चला जाता है। अनामिका खाना पका के चावल सब्जी एक डब्बे में भर के शारदा और प्रसाद के पास जाती है। बुखार से तप रही शारदा को वो पानी ले जाकर देती है। शारदा को उठा के वो बगीचे में ले जाकर वहाँ बैठाती है, ब्रश कराती है, टॉवल से चेहरा पोंछ देती है। फिर वहाँ से वापस लाके बिस्तर पे बैठाती है। पिताजी जाइए, जाके ब्रश कर लीजिए। ठीक है बहू। इतना कहकर प्रसाद भी बगीचे की तरफ चले जाते हैं। अनामिका शारदा को खाना खिलाती है। छोटी बहू जिस तरह से सास की सेवा कर रही थी, ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हमारे सामने एक दयालु बहू थी और हम उसे छोड़कर बड़ी बहू के पास चले गए। हमारी छोटी बहू हीरा है, हीरा। इस तरह सोचते हुए वो आते हैं और शारदा के पास जाके बिस्तर पे बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते प्रसाद की आंखें भर आती है। ये देखकर, क्या हुआ है पिताजी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा होके पैदा होऊंगा और सारा कर्ज चुकाऊंगा। सच में बहू, मैं भी सास होके भी मुझे दिखता है तुम हमारी किस तरह से सेवा करती हो। कितना प्यार है तुम्हारे मन में हमारे लिए। माँ पिताजी, आप लोग कोई और नहीं, मेरे पति के माता पिता है। अगर हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे
तभी तो आप भी हमें प्यार से अपनी बेटी की तरह देखेंगे। तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, बड़ी बहू के घर चले गई। उसने तो हमें जहन्नुम दिखा दिया। सच में जीता जागता एक नरक था। घर का सारा काम करवाती थी, नहीं करने पे हाथ जला देती थी। छलनी लेके देखो कैसे जलाया है। तुम्हारे पिताजी को उसने मारा है। भैया को आप लोगों ने ये सब नहीं बताया क्या? उसे सब पता है, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। जो हो गया सो हो गया माँ जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं जाके बाकी काम कर लेती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। तब से अनामिका अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का बहुत ही स्नेहपूर्वक ध्यान रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। कुछ दिन के बाद शारदा प्रसाद फिर से साधारण हो जाते हैं। वो अपनी छोटी बहू अनामिका की दयालु स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके बाद से शारदा और प्रसाद अपने बड़े बहू और बेटे के घर में फिर कभी वापस नहीं गए। वो अपना छोटा बेटा रमेश, अनामिका, उनके बच्चों के साथ खुशी खुशी गांव में ही रहने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।